सो हेलो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कॉलेज के अंदर पैम्फलेट में आपको दिया है। ये सेल्फ प्रैक्टिस एग्जाम्पल का फर्स्ट कम है। अब आप इसमें पार्टनरशिप देखोगे। सुचित्रा और रोहिणी, दे आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो हम इसको 1:1 यानी इक्वल रेशियो मानेंगे। सम बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट थोड़े डिफरेंट है, अलग है, डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमको कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे पहले वो देखें। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा है कि कौन कौन से अकाउंट बनाने। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी आपको इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना नहीं है। जब भी पार्टनरशिप का कोई भी एग्जाम्पल आए तो एक बात समझ लीजिए कि पार्टनरशिप के साथ में कभी भी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ में ही होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं ड्राइंग्स आपको दिया है। ड्राइंग्स अपने कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस आपको दिया है सुचित्रा रोहिणी। देन नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, अब जब नेट कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हो तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड के ऊपर। सेल्स अपने ट्रेडिंग में क्रेडिट लिखेंगे। अब स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी ये 31,323 लिखा है, दैट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा सिर्फ असेट साइड, सिंगल एंट्री आएगी इसकी। पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स हुआ, और क्रेडिटर्स हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स हुआ, वो हम असेट साइड पे लिखेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है, देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब तुम्हारे पास ये नेट कॉस्ट ऑफ परचेज लिखा है, तो हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे। नॉर्मली अपने कोई भी गुड्स जाता है, चाहे वो थेफ्ट यानी चोरी से जाता हो, सैंपल से जाता हो यानी एडवर्टाइजमेंट, या फिर फायर से यानी जल जाता हो, तो हम इसको नॉर्मली परचेज में से माइनस करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर वेजेस एंड सैलरी दी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी समझेंगे। ट्रेडिंग एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। बिल्डिंग अपने एसेट साइड पे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट साइड पे। ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, सॉरी 8,000 एसेट साइड पे। अगेन पैकिंग मटेरियल नहीं लिखा है, पैकिंग मटेरियल का स्टॉक यानी ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, और ये भी हम कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड पे लिखेंगे। और कैश बैलेंस भी अपने एसेट साइड पे लिखेंगे। अब आप देख सकते हो इसके अंदर प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल। पहले अपने वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट्स को क्लियर करते हैं। देखो 8% कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, तो हमने यहाँ पे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखा। कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस 48,000 एंड 32,000 है। उसके ऊपर हमको 8% इंटरेस्ट देना है, तो हमने 8% यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी 48,000 का आप 8% करो और 32,000 का आप 8% करो, तो ये आंसर आएगा। सेकेंड इफेक्ट हम जानते हैं, उसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे लिखी है, देखो। राइट, डेबिट साइड के ऊपर 6,400, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब अपने इसके अंदर 12% ड्रॉइंग्स, लेकिन लिखा गया है कि सुचित्रा ने विड्रॉ किया है 800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के आखिर में उसने 800 विड्रॉ किए। तो हम ये 12th से जानते हैं कि हम इसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। देखो हम नॉर्मली जब वर्किंग नोट करेंगे तो वर्किंग नोट में हम 800 इंटू कितने परसेंटेज है, 12% है, इंटू उसके बाद में हम कितने लिखेंगे, 66 डिवाइडेड बाई 12 लिखेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इसका। और ये आंसर होगा आपका 528। राइट, ये सिंपल है। 800 मंथली जो है वो, और एंड ऑफ लिखा है। अगर एंड ऑफ लिखा है तो हम 66/12 लिखेंगे। बिगिनिंग ऑफ लिखा हो तो हम 78/12 लिखेंगे। 15th ऑफ एवरी मंथ लिखा हो तो 72/12 लिखेंगे। यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा, तो 528 तुम्हारा ये आंसर आया। लेकिन बाद में दिया है कि रोहिन ने विड्रॉ किए 1/10/22 को, इसका मतलब इसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो रोहिणी का टोटल विड्रॉल कितना है, 96,400। तो हम यहाँ पे 6,400 के ऊपर 12% फाइंड आउट करेंगे, और उसका हम क्या करेंगे, हाफ ईयर, यानी 6/12। क्योंकि हम 10 मंथ से अपने काउंट करना स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ये 6 महीने होते हैं। 384 इसका आंसर आएगा, 384। राइट, अब इसकी एंट्री देखो।
सिंपली हमने एंटर करना है इसको। पहले हमने यहाँ पे ड्राइंग का बैलेंस लिख दिया। देखिए, ड्राइंग जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है वो लिख दिया कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला 528 और दूसरा 384, जिसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे किया। तो ये एंट्री सिंपल हो गई। फर्स्ट एंट्री खत्म हुई। अब सेकंड में देखो, क्रेडिट सेल्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम क्रेडिट सेल्स को देखो यहाँ पे रिकॉर्ड करें। 4 लाख में हमने 10,000 को ऐड कर दिया क्योंकि अनरिकॉर्डेड है। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी तुम्हारे डेटर्स के अंदर। तो देखिए, डेटर्स के अंदर भी हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स को यहाँ पे 10,000 ऐड कर दिया। सिंपल सा एडजस्टमेंट है। अनरिकॉर्डेड है तो इसको अपने क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके बाद क्या लिखा है कि सेल्स बुक मार्च में ओवरकास्ट हो गई है 4,000। अब ये ध्यान दें, नॉर्मली हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट की हमेशा दो एंट्रीज आती है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि सेल्स बुक के अंदर आज ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग का मतलब हमने टोटली इसका ज़्यादा कर दिया है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, सेल्स बुक में से 4,000 माइनस करने पड़ेंगे। सो देखो, हमने यहाँ पे सेल्स बुक में से 4,000 माइनस किए और फाइनल आंसर बाहर लिख दिया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट नहीं आ सकती क्योंकि सिर्फ एक ही बुक के अंदर इसकी गलत एंट्री है। इसका मतलब कि हमको सेकेंड इफेक्ट इसकी कोई जगह पे करनी नहीं है। ओवरकास्ट अंडरकास्ट सिर्फ एक बुक में है, तो हम सिर्फ एक ही जगह पे इसकी एंट्री करेंगे। अगर ओवरकास्ट है तो माइनस करेंगे, और अंडरकास्ट लिखा हो तो हम इसको प्लस करेंगे। राइट, ये सिंपल। अब इसके बाद में राइट ऑफ एडिशनल बेड डेट कितना लिखा है, 4,000 आपको राइट ऑफ करना है। तो देखिए, हम बेड डेट को राइट ऑफ करें। तो देखिए, बेड डेट 4,000, फिर हमने यहाँ पे बेड डेट को राइट ऑफ किया। उसके बाद में अपना टोटल आता है 1,02,000 टोटल आएगा। आप 96,000 में 10,000 प्लस करके 4,000 को अगर माइनस करोगे तो 1,02,000 आंसर आएगा। उसके ऊपर आपको BDR बेड डेट रिजर्व निकालनी है 10,200 की। तो वो 10,200 भी हमने माइनस किया, तो ये आ गया आपका 91,800। राइट, आप देखो, इसको हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है। बेड डेट जो एडजस्टमेंट की है 4,000, और BDR जो एडजस्टमेंट का है 10,200। ट्रायल बैलेंस में कोई बेड डेट BDR दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट की दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे। 14,200 ये हो गया आपका ये एडजस्टमेंट। फिर फर्नीचर ऑफ 8,000 बिकेम ऑब्सोलिट। ऑब्सोलिट मतलब यूजलेस। अब ये ख़त्म हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया बुक में। तो हम जैसे डेप्रिसिएशन एंटर करते हैं एग्जैक्टली वैसे फर्नीचर में से 8,000 हम माइनस कर देंगे। देखिए, यहाँ पे ऑब्सोल्यूशंस ऑफ फर्नीचर हमने लिखा है 8,000। राइट, और उसको हम फर्नीचर में से इस तरह से माइनस करेंगे। 20,000 फर्नीचर में से 8,000 माइनस किया, 12,000 ये आ गया। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट देखे, अ कोर्ट इज फाइनलाइज क्लेम ऑफ 8,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। यानी कस्टमर को हमने टाइम पे गुड्स नहीं दिए तो कस्टमर ने हमारे ऊपर केस किया था। उस केस में कस्टमर जीत जाता है तो 8,000 हमको भरने आएंगे। यानी हमको ये पैसे देने हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई पहले 8,000 की। और दूसरी बात, ये हमारा लॉस हुआ। तो लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट किया। और लायबिलिटी भी है, तो इसलिए सेकेंड इफेक्ट उसकी लायबिलिटी साइड के ऊपर क्लेम आउटस्टैंडिंग हमने लिखी। राइट, 8,000 तो ये हुआ। उसके बाद एंट्री एंड द फाइनल एंट्री, आउटस्टैंडिंग वेजिस 4,000। क्या लिखा है, इसको वेजिस अकाउंट में हमने बराबर से रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट में हमने रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इसका मतलब एक जगह एंट्री हो गई है, एक जगह इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो 4,000 आउटस्टैंडिंग वेजिस की एंट्री वेजिस अकाउंट में हमको प्लस नहीं करना है। हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजिस को सिर्फ एक ही जगह पे लिखेंगे, और वो लिखेंगे लायबिलिटी साइड के ऊपर। राइट, तो ये लायबिलिटी साइड के ऊपर हो गया। तो ये आपका सारे एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन, इसकी भी सिंगल एंट्री जाएगी क्योंकि वेजिस अकाउंट में एंट्री हो चुकी है। तो याद रहे कि अगर एक अकाउंट में, यहाँ आपने देखा कि सेल्स बुक ओवरकास्ट हुई 4,000, इसकी सिंगल एंट्री, तो यहाँ पे इसको मैच करने के लिए देखो यहाँ दूसरी सिंगल एंट्री है ही। तो मतलब अकाउंट तो टैली हो ही जाएगा आपका। अब बाकी सारी चीज़ें हमको लिखनी है। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज हम ट्रेडिंग में लिख देंगे डेबिट साइड के ऊपर। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स हम असेट साइड पे लिखेंगे। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 56,000 का। देन आफ्टर
उसके बाद आप देखो, तो रिसीवेबल से वो हो गया हमारा वेजेस एंड सैलरी। पहले वेजेस लिखा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग में। अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। कोई दिमाग ये ना लगाए कि ट्रेडिंग लिखा है तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंस इसका मतलब, जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलवेज डेबिट साइड के ऊपर होगा। और उसके बाद बिल्डिंग हम एसेट साइड पे लिख देंगे। देखिए, बिल्डिंग को हमने एसेट साइड पे यहाँ 1 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद देन आफ्टर हम देखें, ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स हम लिख चुके हैं। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, पैकिंग मटेरियल और कैश एंड बैंक, ये सब की एंट्री हमको यहाँ पे करनी है। देखो, ऑफिस इक्विपमेंट, पैकिंग मटेरियल और लास्ट में कैश बैलेंस, इसकी एंट्री भी हमने कहाँ पे की है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर की है। अब ऐसे ही हम क्रेडिट साइड देखते हैं, तो सेल्स की एंट्री में बता चुका ऑलरेडी आपको। उसके बाद पेएबल यानी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की एंट्री आप देख सकते हो, हमने क्रेडिटर्स लिखा है, पेएबल्स यहाँ पे मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इससे आपको याद रहे कि पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स होते हैं। और देन आफ्टर उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका। हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हम इसको नेट कॉस्ट ऑफ परचेज से माइनस नहीं करेंगे। कोई अगर करेगा भी तो भी इससे कोई ज़्यादा आंसर में तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर कंसेप्चुअली नेट लिख दिया है, इसका मतलब ये फाइनल है, तो हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। सो इसलिए हम इसको यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी बनती है, ये आपको यहाँ लायबिलिटी साइड के ऊपर लिखना है 28,000। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट मैंने ये सम को किया, और आसान है ये बिल्कुल। तो ये सम पहले अपने इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया, नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो इसके बाद में आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए देखो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम यहाँ पे ले जाएंगे और उसको टैली करेंगे। ये जो दो बैलेंस बचते, वो दो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में लिखने हैं। और बैलेंस शीट को इसके बाद में टैली करो, आंसर 279800 कंप्लीट पूरा आ जाएगा इसके अंदर। राइट। सो काफ़ी सिंपल सा सम है, बस खाली इसके अंदर सिंगल सिंगल साइड की जो एंट्रीज है उसको ध्यान में रखना है। अगर वो ध्यान में नहीं रखा तो इसके बाद में आपका बैलेंस बैलेंस शीट का टैली होना फिर मुश्किल हो जाएगा। दिस इज हाउ हमने ये सम को कंप्लीट किया।